हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एरिया ऑफ द ट्रायंगल डिटरमिनेंट मेथड से हम कैसे निकालते हैं। वैसे तो हमने 10th क्लास में और 11th क्लास में भी, दोनों क्लास में हमें पढ़ना है एरिया ऑफ द ट्रायंगल के बारे में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, कि अगर किसी भी ट्रायंगल का वर्टिसेस दिया हुआ हो, उसके कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हों x1 y1 x2 y2 x3 y3, तो हम उसका एरिया कैसे निकालते हैं ये हमें पहले से पता है। तो डिटरमिनेंट मेथड से क्या होता है कि वो और आसान हो जाता है। वहां पे आपने याद किया होगा कि 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। तो यहां पे हम डिटरमिनेंट मेथड में लिखेंगे उसको, तो बहुत ही आसान हो जाएगा। ये वीडियो वैसे भी इसमें छोटा सा थ्योरी है और 2-3 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, तो वैसे भी ये वीडियो छोटा रहने वाला है, तो इसको बहुत ही ध्यान से और अच्छे से देखिए, पर बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए इसको स्किप मत करिएगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसमें है क्या कि f a x1 y1 b x2 y2 and c x3 y3 be the vertices of the triangle ABC, then its area is given by। तो देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC हम कैसे लेते हैं, तो यहां पे लेंगे 1/2 और डिटरमिनेंट 1/2 रहेगा और डिटरमिनेंट लेना है तो आपको क्या करना है, x1 y1 1, x2 y2 1 और x3 y3 1, ये लेना है, ठीक है। और एरिया हमेशा पॉजिटिव होता है तो टेक ओनली पॉजिटिव वैल्यू आप लिख दीजिए। कहीं कहीं लिखा रहता है मॉडुलस ऑफ दिस, इसके पीछे रीजन यही है कि एरिया निगेटिव नहीं होता है। आपने पढ़ा भी होगा कि हम एरिया पॉजिटिव ही लेते हैं इन जनरल, तो इसीलिए एरिया ऑफ द ट्रायंगल इतना होता है। यहां पर x1 y1 x2 y2 और x3 y3 क्या है, तो वर्टिसेज हैं उस ट्रायंगल के। एक ट्रायंगल के वर्टिसेज यानी कि उसके शीर्ष के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, नहीं तो आप उसका एरिया इसी मेथड से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला जो है वो भारी भी नहीं है कि आपको रटना पड़ेगा, और अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो जो आपने कोऑर्डिनेट में रटा था तो वो आपको मिल जाएगा। कोऑर्डिनेट में आपने क्या रटा था, 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 और प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। अब आप अगर ऐसे भी यहां पे तोड़ेंगे, अगर मान लीजिए फर्स्ट कॉलम के लॉन्ग तोड़ेंगे तो x1 इंटू y2 माइनस y3 और x2 इंटू यहाँ पे साइन इसकी माइनस x2 होगा तो y1 माइनस y3 होगा। तो आप माइनस कॉमन निकाल लेंगे तो फिर इस डिटरमिनेंट का एक्सपेंशन हो जाएगा। यानी कि अगर आप यहां से माइनस कॉमन निकाल ले तो यही इस डिटरमिनेंट का एक्सपेंशन है, और ये हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सीखा हुआ था, तो इसीलिए दोनों का वैल्यू सेम आया। अगर इसका वैल्यू -5 आता है फिर भी हम आंसर 5 स्क्वायर यूनिट ही लिखेंगे, क्योंकि हमारा एक ट्रेडिशन है कि हम एरिया को निगेटिव में नहीं लिखते हैं, ठीक है। और इसको हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में याद भी किया था, एक साइक्लिक ऑर्डर में याद किया था कि आपने यहाँ पे 3 कट लगा दिए थे, x1 x2 x3, और यहाँ पे लिख दिया था y1 y2 y3। और जब आपको याद करना था तो आपको सिखाया गया था कि 1/2 तो बाहर रहेगा ही, x1 इंटू y2 माइनस y3, x2 इंटू y3 माइनस y1 और x3 इंटू y1 माइनस y2 करने का। तो ये तो कोऑर्डिनेट का कंसेप्ट है। अभी हमें, अब तो चूंकि वो सब पहले का कंसेप्ट था, ये आ जाने के बाद ये सब रटने की जरूरत नहीं है, आपका डायरेक्ट काम हो जाएगा, क्योंकि अब हमें डिटरमिनेंट निकालना आ गया है। तो हम अभी इस पे एक क्वेश्चन देखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो अभी हमने एक नॉर्मल सा सिंपल सा क्वेश्चन लिया है ताकि हमने जो अभी फॉर्मूला पढ़ा उससे पता चल सके, उसका प्रैक्टिस हो जाए। तो यहाँ पे एक ट्रायंगल है ABC, उसके वर्टिसेस दिए हुए हैं और हमें कहा जा रहा है कि आप इसका एरिया फाइंड आउट करिए।
तो एक समस्या क्या होती है ना, बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं कि सर किसको x1 y1 माने, किसको x2 y2 माने, किसको x3 y3 माने। अगर ये ABC नहीं भी दिया हो तो आपको जिसको मन करता है, अगर आप इसको x1 लेंगे तो ये y1 हो जाएगा, यानी कि x1 y1 x2 y2 x3 y3 जहां से मन करे वहां से आप ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो आप चाहे तो यहां पर x1 x1 y1 अगर आप मानते हैं तो यहां से -3 और 2 हो जाएगा। b अगर आप x2 y2 मानते हैं तो ये हो जाएगा 5 4। ठीक है, और c x3 y3 अगर आप मानते हैं तो ये हो जाएगा 7 -6। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC को हम ऐसे लिखते हैं, ए आर से एरिया हो गया ऑफ ट्रायंगल ABC, ऐसे लिख देते हैं, या फिर सिर्फ डेल्टा भी लिखते हैं तो भी काम चलता है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या होता है, तो अभी हमने पढ़ा था 1/2 x1 y1 1, x2 y2 1 एंड x3 y3 1। अब देखिए कि हमें क्या करना है, यहां पे x1 y1 का मान रख देना है, -3 2 1 5 4 1 7 -6 1। बहुत जगह पे आपको x1 y1 1 x2 y2 1 और फिर x3 y3 1 दिया रहेगा। तो आप जानते हैं, हमने डिटरमिनेंट का प्रॉपर्टी पढ़ा है कि इसका जो वैल्यू होगा वही इसके ट्रांसपोज का भी होगा, तो इसीलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या है, या तो आप प्रॉपर्टीज लगा के 2 जीरो कर लीजिए तो ज्यादा आसान होगा, और फिर उसके बाद आप इसका वैल्यू निकाल लीजिए, क्योंकि अब तो सारा खेल डिटरमिनेंट का है, क्योंकि हमारा ये फॉर्मूला याद नहीं करना पड़ा, ये बहुत आसान फॉर्मूला हो गया। और जो मैंने आपको बताया अभी उसमें थोड़ा सा याद करना पड़ता था, x1 इंटू दिस दिस दिस, तो वो हमें अब नहीं करना पड़ा, अब तो बस डिटरमिनेंट लिखना है, डिटरमिनेंट आ गया, अब आप 2 जीरो कर लीजिए तो ज्यादा आसान होगा डिटरमिनेंट निकालना, और वैसे सिखाया भी यही जाता है। तो 2 जीरो लाने के लिए हमने ऐसा किया है, 1/2 हमारा बाहर रहेगा और r1 में कोई चेंज नहीं है, तो इसको लिख दीजिए -3 2 1, और r2 की जगह पे r2 में से r1 को घटाना है तो ये इतना हो गया, और फिर r3 में से r1 को घटाना है तो ये इतना हो गया। अब एक्सपेंशन कर दीजिए, एक्सपेंडिंग अलोंग C3 के अलोंग एक्सपेंशन करिएगा तो देख लीजिए क्या हो जाएगा 1, और यहां पे -64 -20, और यहाँ पे साइन स्कीम -0 +0, इनका तो कोई फर्क पड़ा ही नहीं, तो ये क्या हो गया 1/2 इंटू -84, तो ये कितना हो जाएगा -42। पर हमने आपको बोला था कि हमें क्या करना है, एरिया लेना है पॉजिटिव हमेशा, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC कितना हो गया 42 स्क्वायर यूनिट, क्योंकि हमारा एक ट्रेडिशन है, उस ट्रेडिशन के तहत हम पॉजिटिव लेते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू को लेते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC हो गया। तो ये एक सिंपल सा क्वेश्चन था, इसी में कुछ कुछ बातों को ट्विस्ट कर दिया जाता है, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ही आसान है और बहुत छोटा चैप्टर होता है। आप चाहेंगे तो 1-2 घंटे में इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। फिर भी 1-2 क्वेश्चन हम देखते हैं। एक क्वेश्चन है वो बहुत अच्छा है, उसमें हम k का मान फाइंड आउट करते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k हमें यहाँ वर्टिसेस जो दिया हुआ है एक ट्रायंगल का, उसमें जो हमें x1 y1 x2 y2 और x3 y3 देते थे, वहां पे किसी एक जगह पे k दे दिया और कहता है कि अगर उस ट्रायंगल का एरिया 4 स्क्वायर यूनिट है तो आप k का वैल्यू निकालिए। ठीक है, तो कुछ नहीं, एक लॉजिक है वो आप इस क्वेश्चन में समझ सकते हैं। तो मान लीजिए कि आपने a माना x1 y1 को और यहां पे इसको कर दिया k0, b माना आपने x2 y2 को और ये दूसरा वाला पॉइंट इसकी जगह पे, और c मान लिया आपने x3 y3 यानी कि थर्ड वर्टेक्स। तो इस तरह से हमें ये क्या हो गया, मिल गया। तो अब अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, गिवन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू 4 स्क्वायर यूनिट, तो आप यहां पे इस 4 की जगह पे ±4 लेंगे। क्यों? क्योंकि अगर सपोज करिए कि यहां पे कोई एक नंबर होता, उसको सॉल्व करने के बाद अगर यहां पे -4 आता तो अभी तो हम +4 लेते,
इसीलिए क्योंकि एरिया तो 4 स्क्वायर यूनिट दिया हुआ है। थोड़ा सा लॉजिक समझिए, क्योंकि यहाँ पे गिवन है कि 4 स्क्वायर यूनिट है, तो अगर उसको -4 भी आया होगा तो भी उसने 4 ही लिखा होगा, एब्सोल्यूट वैल्यू लिखा होगा, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो जिसमें एरिया गिवन हो और आप सॉल्व करने जाएं, तो आप एरिया को +4 और -4 दोनों पे करके सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन में इतना कुछ दिया हुआ रहेगा और लास्ट में एक लाइन जोड़ा हुआ रहेगा, एक्सप्लेन द डबल आंसर, यानी कि इसमें जो डबल आंसर आ रहा है आप उसको एक्सप्लेन करिए। या फिर मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन में अगर आप सिर्फ +4 लेके बनाते हैं तो आपका वहां पे क्या होता है, अगर मोर देन 1 ऑप्शन सही है तो आपको उसको टिक करना होता है, तो वहां पे फिर कंफ्यूजन हो जाएगी। तो इस लॉजिक को समझिए, क्योंकि अगर हमें एरिया निगेटिव भी आया होगा तो हमने पॉजिटिव ही लिया होगा। तो जब हम इसको रिवर्स ऑर्डर में सॉल्व करने जा रहे हैं तो हम इसे प्लस माइनस दोनों लेंगे। अब यहाँ पे जो फॉर्मूला है वो लगा दीजिए, 1/2 और डिटर्मिनेंट में x1 y1 है तो k0 1, ठीक है। और फिर उसके बाद x2 y2 में हो जाएगा 0 2 1 और फिर 4 0 1, और इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है +-4। 2 डिवाइड में है, उधर भेजेंगे मल्टीप्लाई में हो जाएगा तो +-8 हो जाएगा। और आप इसका एक्सपेंशन करना चाहते हैं या फिर 0 लाके करना चाहते हैं वो आपके ऊपर है। तो यहां पर k इंटू तो 2 - 0, फिर यहाँ पे -0 हो गया, उससे किसी में भी मल्टीप्लाई करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और 1 तो 0 - 8, और यहां पे आपने क्या किया है 2 से इधर मल्टीप्लाई कर दिया तो ये +-8 हो गया। तो यहां पे फाइनली क्या हो गया 2k और -8, दिस इज इक्वल टू +-8। तो अब एक बार +8 लेंगे तो एक इक्वेशन मिलेगा और -8 लेंगे तो दूसरा इक्वेशन मिलेगा। तो यहां पर देखिए 2k -8 इज इक्वल टू +8, एक बार प्लस वैल्यू लिया हमने, और एक बार दूसरा 2k -8 दिस इज इक्वल टू -8 लिया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये -8 इधर आएगा तो +8 हो जाएगा, तो 2k इज इक्वल टू 16, तो k इज इक्वल टू 16/2 यानी कि 8। यहां से k का वैल्यू एक मान क्या निकला, k का 8 निकला। और फिर उसके बाद यहाँ पे अगर ये -8 इधर जाएगा तो +8 हो जाएगा, तो k का वैल्यू 0 हो जाएगा, तो k इज इक्वल टू 0 आएगा। यानी कि यहां पे हमारे पास क्या हुआ कि 2 आंसर आए हमारे पास। तो डबल आंसर का लॉजिक समझ में आ गया ना कि डबल आंसर क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने क्या किया, जो एरिया दिया हुआ है उस एरिया को हमने प्लस और माइनस दोनों से सॉल्व किया। तो अगर आपको डाउट है इस बात पे तो आप एक बार k की जगह पे 0 0 रखिए और ABC का एरिया निकालिए। तो आपको अगर -4 भी आएगा फिर भी आपको लेना तो +4 है, और फिर 8 रख दीजिए k की जगह पे और फिर से ABC का एरिया निकालिए। तो दोनों केस में आपको क्या मिलेगा, एरिया ऑफ द ट्रायंगल ABC 4 ही मिलेगा। तो ये इस क्वेश्चन का लॉजिक है। तो जब भी कभी सॉल्व करें तो यहां पे प्लस माइनस लेके सॉल्व करें, इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को चुना था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है कि आप एक ट्रायंगल का एरिया निकालिए, ठीक है, जिसमें उसके वर्टिसेस t के फॉर्म में दिए हुए हैं, तीनों वर्टिसेस में t है, पर जब हम फाइनली एरिया निकालेंगे तो वो इंडिपेंडेंट फ्रॉम t होगा, यानी कि उसमें t नहीं होगा। तो हमें यहां पे कुछ नहीं, थोड़ा बहुत डिटरमिनेंट के प्रॉपर्टी को यूज करना है, और एरिया का फॉर्मूला तो हम जानते ही हैं। आप चाहें तो इनका नाम रख सकते हैं। a अगर x1 y1 आप लेते हैं तो आपने इसका नाम रख दिया t-2। अगर b आप लेते हैं x2 y2 तो यहां से इसका वैल्यू हो गया t+3, t, और c ले लेते हैं x3 y3 तो ये हो गया t+2, t+2। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC लिख देते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या है, 1/2 x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। अब हमें इसका वैल्यू निकालना है और हमें यह दिखाना है कि जो वैल्यू आएगा उसमें t नहीं होगा। तो आप सब वैल्यू को पुट कर दीजिए यहाँ पे, t-2 1, फिर यहाँ पे t+3 t
1, फिर यहाँ पे t प्लस 2, t प्लस 2 और 1। सबसे अच्छा रहेगा कि हम 0 बना लेते हैं तो एक्सपेंशन करना आसान हो जाएगा थोड़ा सा। तो R2 बिकम्स R2 माइनस R1 कर देते हैं और R3 बिकम्स R3 माइनस R1 कर देते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होगा, 1/2 तो बाहर ही रहेगा, R1 में कोई चेंज नहीं है पर R2 में है। अगर आप यहाँ पे t सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 3 बचेगा, इसमें से अगर t माइनस 2 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो प्लस 2 बचेगा और यहाँ पे 0 हो जाएगा। यहाँ से t सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 2 बचेगा, यहाँ पे सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 4 और यहाँ पे 1 माइनस 1 0 बचेगा। अब आपको क्या करना है, एक्सपेंडिंग अलोंग C3 कर देना है। तो क्या हो जाएगा एक्सपेंडिंग अलोंग C3 में, प्लस माइनस प्लस होता है। तो अगर आप 1/2 तो बाहर ही रखिए, अगर आप प्लस 1 लेते हैं, ठीक है, तो ये इसको और इसको डिलीट करने के बाद क्या बचेगा, 3 2 2 4, 3 2 2 4, फिर माइनस 0, फिर प्लस 0, क्योंकि 0 से तो किसी में भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे आपको दिख गया होगा कि हमें जो आंसर आने वाला है उसमें t कहीं नहीं है, तो 12 माइनस 4 यानी कि 1/2 इंटू 8, तो 4 स्क्वायर यूनिट, यानी कि हमें जो मिला एरिया ऑफ द ट्रायंगल ABC वो मिला 4 स्क्वायर यूनिट विच इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम t, विच इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम t, यानी कि जो हमें एरिया मिल रहा है वो t से इंडिपेंडेंट है। तो यही हमें इस क्वेश्चन में करना था। तो इस वीडियो में हम इतना ही करते हैं, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।